सभी को नमस्कार। आज हम फिर एक नया टॉपिक एक्सक्रीशन का पढ़ने जा रहे हैं और आप इसमें देख पा रहे हैं कि आज हम पढ़ेंगे हीमोडायलिसिस। और हीमोडायलिसिस का मतलब आप जानते हो, हीम का मतलब होता है रक्त और डायलिसिस का मतलब होता है अपोहन। तो इसका अर्थ हुआ रक्त प्लस अपोहन अर्थात रक्त अपोहन। रक्त अपोहन का मतलब यहाँ पे आप ये समझिए कि यदि ये क्यों होता है, क्यों किया जाता है, तो हम जानते हैं नेफ्रॉन का काम क्या है। नेफ्रॉन जो है वो काम करते हैं रक्त को छानने का। और रक्त को छानते क्यों हैं? छानने का कार्य करते हैं और ये छानते क्यों हैं? जिससे कि हमारे रक्त में जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट है उसको ब्लड से अलग किया जा सके। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ लोगों में नेफ्रॉन काम नहीं करते, वो रक्त को छान नहीं पाते, तो ब्लड के अंदर क्या होता है, ब्लड में आपके बढ़ता जाता है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। और वो क्या है कि उनका पॉइजनस इफेक्ट होता है, तो ब्लड को प्यूरिफाई करने की ज़रूरत है। जो प्यूरिफिकेशन का काम, अल्ट्राफिल्ट्रेशन का काम हमारे यूनिट ऑफ किडनी करती है नेफ्रॉन, वो अगर काम नहीं कर रही है तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आर्टिफिशियली इसको प्योर करना पड़ेगा। तो ऐसा व्यक्ति जिसके जो नेफ्रॉन हैं वो अगर कार्य नहीं करते तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति का क्या किया जाता है, हीमोडायलिसिस किया जाता है। और हीमोडायलिसिस करने के लिए हॉस्पिटल में एक तरह की मैं कहूँ कि कृत्रिम वृक्क होता है, उसके अंदर से हमारा ब्लड उसमें से पास किया जाता है जिससे कि वो चीज़ें छन जाएं नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, और पुनः जब वो शुद्ध हो जाता है ब्लड तो वापस से उसको दे दिया जाता है। तो इसको एक बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ आप एक ड्राइंग यहाँ जो मैंने ड्रॉ किया है, ये ड्राइंग देख रहे हैं। तो इसमें मान लीजिए कि मैं कहूँ कि सीधे से शब्दों में इसको समझ सकते हैं। कैसे? मैंने यहाँ पर लिखा है पेशेंट का मतलब आप समझते हैं कोई भी रोगी व्यक्ति है या मरीज है, ऐसा व्यक्ति जिसके कि ब्लड जो है नेफ्रॉन काम नहीं कर रहे और वो छन नहीं पा रहा, तो ऐसे व्यक्ति के ब्लड का हीमोडायलिसिस किया जाएगा। और हीमोडायलिसिस का मतलब ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट निकाले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो मरीज है उससे रक्त बाहर निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई? रक्त, यानी ब्लड को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। लेकिन पहली बात यही आती है कि ब्लड कहाँ से निकालेंगे, तो ब्लड जिससे लिया जाएगा तो पेशेंट की वो क्या होगी, आर्टरी होगी। और आर्टरी का मतलब आप जानते हो धमनी होती है, और धमनी के बारे में आप जानते हो जिसमें प्योर ब्लड बढ़ता है। अब प्योर ब्लड का मतलब यहाँ ये मत समझ लीजिएगा आप कि उसमें नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहा हूँ कि हमारी जो लंग आर्टरी है उसको छोड़ करके सारी की सारी हृदय की धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। तो हमें शुद्ध रक्त निकालना है। किससे निकालना है? धमनी से निकालना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकालना है। तो हमने मरीज से क्या किया, उसकी आर्टरी से ब्लड को बाहर निकाला, और इस ब्लड को बाहर निकाल करके हम एक ऐसे मीडियम से इसको गुजारेंगे, ये जो मैं मीडियम बना रहा हूँ, इस मीडियम से ऐसे गुजारेंगे कि इस मीडियम से जब ब्लड जाए तो उसको ठंडा कर लिया जाए। कूल्ड का मतलब आप समझते हैं, इसको ठंडा करना है। यानी बॉडी टेम्परेचर जो हमारा है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उस टेम्परेचर से इसको कूल किया जाएगा। और कूल कितने डिग्री पर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको ब्लड को ठंडा करेंगे। और इस ब्लड को जब हम ठंडा कर लेंगे तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक चीज़ मिक्स करेंगे, एंटीकोगुलेंट का मतलब होता है थक्का रोधी। अर्थात आप जानते हैं कि जैसे ही ब्लड एयर के संपर्क में, कांटेक्ट में आता है तो वो क्या कर जाता है, थक्का बना जाता है, क्लॉट हो जाता है या जम जाता है। तो हमें एंटीकोगुलेंट क्या करना है, इसके अंदर मिक्स करना है। और एंटीकोगुलेंट जैसे आप पढ़ते हैं क्या, हिपेरिन पढ़ते हैं। हिपेरिन सबसे मेन जो एंटीकोगुलेंट है, इसीलिए तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड जम नहीं पाता। तो हम क्या करेंगे, हिपेरिन इसमें मिला देंगे।
तो हमने ब्लड को निकाला, उसको ठंडा किया 0 डिग्री पे, फिर इसको मिक्स किया, उसके बाद में एक पाइप के थ्रू, ये सारा काम हॉस्पिटल में हो रहा है। तो जिस बेड पे आप लेटे हो उसके पड़ोस में एक मशीन पड़ी है। इस मशीन को हम क्या कहते हैं? इस मशीन को कहते हैं हम कृत्रिम वृक्क या हीमोडायलाइजर। इसको क्या कहते हैं भाई? कृत्रिम वृक्क कहते हैं। अब इस कृत्रिम वृक्क की स्ट्रक्चर समझ लीजिए, उसके बाद में हम इसमें से ब्लड पास आउट करवाएंगे। कृत्रिम वृक्क को देखने पर आप देख रहे हो ये पूरा जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हो, ये जो डॉट डॉट पूरे में भरी हुई है, इसको बोलते हैं डायलिजिंग फ्लूइड, यानी इसको हिंदी में कहेंगे अपोहन, अपोहन से संबंधित अपोहक तरल या द्रव है। और इसके अंदर आप देख रहे हो, देखो ये वाली, ये वाली, ये वाली, तो ये क्या है? ट्यूब्स हैं। और ये ट्यूब्स क्या कहलाएगी हिंदी में? नलिकाएं कहलाएगी। बहुत सारी नलिकाएं इस कृत्रिम वृक्क में होती है। ये जो नलिकाएं हैं, इनकी बाहर की जो मेम्ब्रेन है, ये वाली, ये मेम्ब्रेन जो बनी होती है वो बनी होती है सेलोफेन की। सेलोफेन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन जो है उससे बाउंड होती है। उससे बाउंड कौन होती है भाई? ये ट्यूब्स होती हैं। तो ये हमें समझ में आ गया कि इसमें ट्यूब्स होंगी, ट्यूब्स को कवरिंग करने वाली सेलोफेन मेम्ब्रेन होगी, और उनके बाहर पूरे डिब्बे में क्या भरा हुआ है? इस वृक्क में क्या भरा हुआ है? इसमें एक फ्लूइड भरा हुआ है, उस फ्लूइड को हम डायलिजिंग फ्लूइड कहते हैं। अब ये जो डायलिजिंग फ्लूइड है, इसके अंदर आने के लिए एक पाइप है और बाहर निकलने के लिए भी एक पाइप है, बाकी ये एयरली टाइट है। आपने यहाँ ब्लड लिया, आर्टरी के थ्रू ठंडा किया, फिर एंटीकोगुलेंट मिक्स किया, उसके बाद में हमने आर्टिफिशियल किडनी में जो ट्यूब्स है उसके अंदर इस ब्लड को डाल दिया। अब इस डायलिजिंग फ्लूइड की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये किसके समान है? ये प्लाज्मा के समान होता है। किसके समान होता है भाई? प्लाज्मा के समान है। और प्लाज्मा के समान है तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें और क्या है? ये एक ऐसा तरल है जिसमें नाइट्रोजन जो उत्सर्जी या नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट है, नाइट्रोजनी उत्सर्जी उत्पाद जो हैं वो नहीं होते। तो ये मैं कहूँ कि नाइट्रोजन उत्सर्जी उत्पाद रहित तरल होता है। जबकि इसके अंदर जो ट्यूब्स के अंदर हमारा ब्लड आएगा या जिस पेशेंट का आएगा उसमें नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट है, तो हम ये कहेंगे कि उस ब्लड में और इस अपोहन द्रव के बीच में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पैदा हो जाएगा। और ये जब कंसंट्रेशन ग्रेडेड यानी सांद्रता प्रवणता का जब सिद्धांत लगेगा तो क्या होगा? नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट तो छन करके अपोहक तरल में आ जाएंगे। तो देखिए कैसे आएंगे। ये आप देख रहे हो, ये मैंने जो रेड कलर से दिखाया है, ये क्या बह रहा है नलिकाओं में? ये ब्लड बह रहा है भाई। ये क्या है? ब्लड। ये चक्कर कौन लगा रहा है इन नलिकाओं में? ब्लड बह रहा है इस तरह से, और ये ट्रेवल करेगा इन नलिकाओं से होता हुआ, और ट्रेवल करता हुआ अंततः ये उस छोर पे पहुंच जाएगा जहां से इसको कृत्रिम वृक्क से बाहर निकलना है। लेकिन इस दौरान ब्लड से क्या होगा? जो नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं वो छन करके किस में आ जाएंगे? अपोहक तरल में आ जाएंगे। अर्थात ये जो आप देख रहे हो ये पूरा खाली डिब्बा, इन ट्यूब्स के अलावा इसमें छन करके नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिन है, क्रिएटिनिन फॉस्फेट है, ये सारे के सारे छन करके किस में आ जाएंगे भाई? ये सब इस अपोहक तरल में आ जाएंगे। देखिए ये छन करके यूरिया इसमें आ गया या यूरिक एसिड आ गया, तो ये किस में आ गए? अपोहक तरल में आ गए। और जब ये अपोहक तरल में आ जाएंगे तो ये जो इसमें ब्लड होगा और जब इसको लीव करेगा तो ये जो ब्लड है, ये जो ब्लड है ये क्या होगा? नाइट्रोजन वेस्ट फ्री ब्लड होगा। क्यों? क्योंकि अपोहक तरल में तो ये छन गया। कारण सांद्रता प्रवणता। अरे भाई इसमें नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट है नहीं और इसमें ज़्यादा है, तो वो सांद्रता प्रवणता की वजह से छन करके आ गए। अब छन भाई यूरिया यूरिक एसिड ही क्यों छुना? तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि सेलोफेन मेम्ब्रेन जो होती है ये पारगम्य होती है। पारगम्य होती है किसके लिए? जो सूक्ष्म
लवण होते हैं, या मैं कहूँ एग्जाम्पल के रूप में जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिन है, ये सारे क्या है कि इसमें छन जाएंगे। और अपारगम्य होती है ये किसके लिए? अपारगम्य होती है ये, आपको मालूम होना चाहिए कि जो बृहद अणु हैं, बृहद अणु जो होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं या मैक्रो एलिमेंट्स जो होते हैं ब्लड के अंदर, वो इसमें से छन नहीं पाते, लेकिन ये सूक्ष्म जो कण हैं, जो यूरिया है, यूरिक एसिड, नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट है, वो सब छन जाएंगे सेलोफेन मेम्ब्रेन की वजह से। अब ये तो सारा ब्लड क्या है कि छन गया, जो काम नेफ्रॉन किया करता है एक स्वस्थ मैन में, वो काम यहाँ पर किसने किया? आर्टिफिशियल किडनी के अंदर हुआ। जैसे ही ये बाहर निकलेगा तो ये जो ब्लड है इसको वापस से हमें डालना है किसमें? पेशेंट में। तो आपने एक तरफ उसकी धमनी से निकाला है और ये प्योर हो गया, नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट फ्री हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? ये जो ब्लड है, इस ब्लड को सबसे पहले बॉडी टेम्परेचर के ऊपर गर्म करेंगे, अर्थात शरीर के ताप तक इसको गर्म करेंगे। जबकि आपने जब इसमें डाला था तो इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ठंडा किया था। ठीक है, ये काम हुआ। अब ये जो ब्लड बह रहा है, इसके अंदर पहले हमने क्या मिलाया था? एंटीकोगुलेंट मिलाया था। और एंटीकोगुलेंट आपने मिलाया तो अब हमें फिर से इसमें कोई चीज मिक्स करनी पड़ेगी। और वो मिक्स क्या करेंगे? आपने हिपेरिन मिलाया था, तो एंटी हिपेरिन जो कंपाउंड है उसको मिक्स करना है, जिससे कि वो अपना जो नेचुरल इसका कंपोजिशन है ब्लड का वो बना रहे। आपने पहले हिपेरिन मिलाया था, अब हमें क्या करना है? जब ये नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट फिल्टर हो गए हैं, अपोहक तरल में आ गए हैं, डायलिजिंग फ्लूइड में आ गए हैं, तो उसके बाद में ब्लड को हमने बॉडी टेम्परेचर तक गर्म किया, यानी ऐसी मशीन से गुजारा या ऐसे टेम्परेचर से गुजारा जिससे कि उसका जो रक्त का टेम्परेचर है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर के इर्द गिर्द आ जाए, 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। उसके बाद में एंटी हिपेरिन इसमें मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद में अब हम मरीज के अंदर इसको प्रवेशित करवा देते हैं। लेकिन मरीज के अंदर इसको प्रवेशित कराने के लिए आपको किस में डालना पड़ेगा भाई? वेन में। और वेन का मतलब क्या होता है? सिरा। और सिराएं आप जानते हैं क्या होती हैं? शरीर के अंदर वे रक्त नलिकाएं हैं जिनमें कि अशुद्ध रक्त बहता है, केवल एक अपवाद को छोड़ करके कि जो लंग वेन हैं, फुफ्फुस शिराएं हैं, उनमें शुद्ध रक्त बहता है। बाकी शरीर की जितनी भी हमारी सिराएं हैं उन सब में अशुद्ध रक्त बहता है। तो ये जो प्योर हो गया है ब्लड, जिसमें नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल दिए गए हैं, उसको हम किस में डालेंगे? सिरा में डालेंगे। और सिरा में डाल करके हम पेशेंट में जो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट है उनको अलग कर लेंगे। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसमें नेफ्रॉन फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं, नेफ्रॉन काम नहीं कर पा रहा है, रक्त शुद्ध नहीं हो पा रहा है, रक्त से नाइट्रोजन अपशिष्टों को हटाया नहीं जा पा रहा है, तो उनके लिए ये वरदान साबित होती है। ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर ये प्रॉब्लम होती है, उन व्यक्तियों को हम बोलते हैं यूरेमिक। हीमोडायलिसिस किसके लिए किया जाता है? यूरेमिक पीपल या यूरेमिक पेशेंट जिसको बोलते हैं। यूरेमिक का मतलब आप जानते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनके ब्लड में यूरिन के रूप में एक्सक्रीट नहीं हो पाता और यूरिन में ही ट्रेवल करता रहता है, तो हम ये कहें कि यूरेमिक जो कंडीशन वाले व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों में या किडनी ठीक से फंक्शन नहीं कर रही है तो उन व्यक्तियों में ये वरदान साबित होती है। कई बार क्या होता है कि इससे काम नहीं चलता और पूरा गुर्दा ही खराब हो जाता है, वृक्क ही खराब हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन करते हैं या वृक्क प्रत्यारोपण। वृक्क प्रत्यारोपण का मतलब आप समझिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी वृक्क खराब हो गए हैं और उस खराब वृक्क को हमने रिप्लेस कर दिया है एक ऐसे मैन से जो उसका रिलेटिव है, या फिर ऐसे व्यक्ति से जिसका एक्सीडेंटल केस है या कोई रिश्तेदार है, ब्लड रिलेशन में है। तो ऐसे व्यक्ति की एक स्वस्थ किडनी लेकर के खराब किडनी वाले जिसके गुर्दे खराब हो गए हैं उसको रिप्लेस करके हम वृक्क को प्रत्यारोपित कर देते हैं, तो उसके जीवन को बचाया जा सकता है। बस इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हर किसी की बॉडी बाहर से कोई भी चीज़ उसके शरीर में आता है तो उसे फॉरेन पार्टिकल के रूप में माना जाता है, तो उसका इम्यून जो सिस्टम है उसको प्रतिरोध करता है।
तो इसकी सफलता के लिए क्या है, कुछ ड्रग्स दी जाती है जो कि क्या करती है, इम्यून सप्रेशर का काम करती है। क्या करती है भाई, इम्यून सप्रेशर ड्रग्स इस्तेमाल की जाती है जिससे कि उसकी प्रतिरोधक क्षमता को कम किया जा सके और वृक्क प्रत्यारोपण जो है वो मैं कहूँ कि सफल हो सके। तो आज हमने पढ़ा कि ऐसे व्यक्ति जिनके गुर्दे या तो काम नहीं कर रहे या पूरी तरह से गुर्दा फेल हो गया है, या ऐसे व्यक्ति जिनके कि ब्लड में यूरिया इकट्ठा होने लग गया है और वो यूरिन के रूप में बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो उनके ब्लड से आपको नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट को अलग करने के लिए हीमोडायलिसिस आज हमने पढ़ा, और किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है ये हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।